बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नजरीन, एक तरफ मुल्की हालात बदतर से बदतरीन होते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मुल्की मईशत हिचकोले खा रही है, बल्कि अब तो रुकने के करीब आ गई है। डिफॉल्ट होगा या नहीं होगा इसके ऊपर हुकूमत बहुत सारे दिलासे तो देती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान डिफॉल्ट में नहीं जाएगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस टाइम पर मईशत शदीद बहरान का शिकार है। पिछले 9 महीने की हुकूमत ने कुछ किया या नहीं किया वो हम सबके सामने है। उससे पिछली हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा देना और उससे पिछली हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगा देना तो ना काफी होगा, लेकिन ये कोएलिशन हुकूमत, जिसको कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के सियासत के सबसे ज्यादा अहम लोग, सबसे ज्यादा अक्ल रखने वाले, शऊर रखने वाले और मंझे हुए सियासतदान इस हुकूमत का हिस्सा होंगे, वो कुछ प्रूव ना कर सकी, अपनी तमाम बातों को प्रूव ना कर सकी। इस टाइम पर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी मामलात हों या वो इकोनॉमी के मामलात हों। और अब तो एक ऐसा सेटअप लाने की बातें हो रही हैं जहां किसी भी तरीके से कोई सियासतदान इन्वॉल्व ना हो इकोनॉमी के मामलात में। क्या ऐसा भी होगा या नहीं होगा? दूसरी तरफ पंजाब की सियासत अब भी उसी तरीके से रस्सा कशी का शिकार है। कराची के अंदर मामलात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि फवाद चौधरी साहब जो फरमाया करते थे कि ये भानमती का कुंबा है और ये किसी तरीके से इसका शिराजा बड़े आराम से बिखर जाएगा, वो कहीं शिराजा बिखरने के करीब तो नहीं आ गया? ये बहुत सारे सवाल आते हैं। दूसरी तरफ कानूनी जो जंग है वो भी जारी है। लॉफेयर का तरीकाकार भी ये तमाम जमातें एक दूसरे के ऊपर इस्तेमाल कर रही हैं, पीटीआई एक तरफ और पीएमएलक्यू एक तरफ और बाकी जमातें एक तरफ। और इसी लॉफेयर के नतीजे में हम लोगों को मोहन्नस इलाही साहब के लिए एक नया मसला खड़ा होते हुए नजर आ रहा है कि मोहन्नस इलाही साहब, लाहौर हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जो है वो दरखास्त मंजूर कर ली है। एफआईए में जो दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा है वो भी मामला जो है वो खारिज कर दिए। सो इसके आगे एफआईए के अंदर जो मुबैना मोहन्नस इलाही साहब के फ्रंट मैन हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां अब आगे बढ़ेंगी। पंजाब असेंबली के नायब कासिद कैसर, उनका नाम उनमें है, इरम मीन और अरशद इकबाल के खिलाफ भी इंक्वायरीज का इस टाइम पर आगाज हो चुका है। नॉट जस्ट दैट, नंबर गेम के अंदर भी थोड़ी बहुत गड़बड़ हम लोगों को नजर आने लगी थी आज और कल, लेकिन मामलात तय होते हुए नजर आ रहे हैं। एमडब्ल्यूएम जो है वो परवेज इलाही साहब को वोट करने से इनकारी थी, और क्यों थी इनकारी, और मामलात सेटलमेंट की तरफ क्यों चले गए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके आगे क्वेश्चन मार्क ही रहने दें तो बेहतर होगा। पंजाब असेंबली के अंदर इस टाइम पर नंबर गेम क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी। ये इस टाइम पर एतमाद के वोट लिए जाने का इम्कान है। जो पंजाब असेंबली का इजलास 11 जनवरी को होना था, अब वो 9 जनवरी को होगा, यानी 2 दिन कबल होगा, यानी शायद कोई अश्योरिटीज परवेज इलाही साहब के एतमाद के वोट के हवाले से आ गई हैं। पंजाब असेंबली के अंदर इस टाइम पर ऑपोजिशन की तादाद 180 है और इस 180 के अंदर ऑब्वियसली जोड़ने और तोड़ने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। हुकूमत के पास 190 अराकीन है, यानी 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पीएमएलक्यू के 10 अभी इस मौके के ऊपर और मेजॉरिटी को देखते हुए 186 अराकीन चाहिए वजीर आला को, यानी परवेज इलाही साहब को, और 186 से ज्यादा मेंबरान बकौल कुछ जराए के पूरे हो चुके हैं, इसीलिए 11 से 9 की तरफ मामले को ले आया गया है। बहरहाल मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आखिर के सेगमेंट में वो जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो बातें गर्दिश कर रही थी उसके बारे में भी हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे शो से ही शुरू हुई थी और फिर वो पूरे मीडिया से घूमते हुए आज हमारे शो के अंदर ही कुछ एक्सप्लेनेशंस हम शब्बर जैदी साहब से भी लेंगे। बाकी मेहमानान मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर के, ऑब्वियसली लीडर हैं पीएमएलएन के, राना एहसान अफजल साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। अमजद अली नियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया नियाज साहब, आपने भी ज्वाइन किया। और ऑब्वियसली इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी सीजन जर्नलिस्ट, वेरी सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इरशाद साहब, आपसे ही आगाज करते हैं। लाहौर में आप बैठे हुए हैं, मरकज बना हुआ है सारी सियासत का, और अनफॉर्चुनेटली सारे सियासतदानों की जो जितनी भी अटेंशन है उसका महवर भी बना हुआ है। बाकी सारी चीजें इस टाइम पर बहुत कम हम लोगों को नजर आ रही है। आज एक नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात हुई, उसके अंदर माशी मामलात के ऊपर भी डिस्कशन हुई। लेकिन ये बताइएगा, ये एमडब्ल्यूएम का नाराज होना फिर मानने की खबर आना, शाहदार साहब अभी भी जोड़ तोड़ जारी है और ये 9 तारीख अर्ली जो करने का इजलास डिसाइड किया है, क्या ये इसके मद्देनजर किया है या ये कॉन्फिडेंस है कि अब एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब बड़े सुकून से ले लेंगे?
देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट की है, परवेज लाई साहब और पीटीआई की, वो 190 की नहीं रही, वो एक 188 की हो चुकी है। जी, एक तो आफ्टर चौधरी टू। मसूद साहब जो लियाकतपुर से एमपीए थे, हम्म। वो तुर्की चले गए थे और वो एक लिहाज से मुनहरिफीन में इनको शुमार होता है। दूसरे दोस्त मजारी जो हैं वो तो खुल कर सामने आ चुके हैं, तो उस लिहाज से ये 88 बनते हैं। और कोशिश ये हो रही थी, जो मेरी इतलात हैं, कि 2 अरकान और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जो शुजा साहब मिल मिला के ये तोड़ने की कोशिश में थे। एक मेरा ख्याल है पीटीआई का था और एक जो था वो मुस्लिम लीग काफ का था। एक मौके पर तो हमें पता चला कि जी वो बिल्कुल जा चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला कि जी वो वापस आ चुके हैं। अब ये पता चलेगा जिस दिन वोटिंग होगी कि क्या ये दो जो लोग हैं ये किस तरफ किस करवट बैठता है। अगर तो मुस्लिम लीग नून को ये यकीन होता कि उसके वोट पूरे हो चुके हैं, तो फिर अदम एतमाद की जो करारदाद उन्होंने स्पीकर के खिलाफ पेश की थी और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, वो वापस ना लेते। उस वापस लेने का मतलब ही ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग का नून को और पीपल्स पार्टी जो उनके इत्तेहादी हैं, उनको यकीन नहीं है कि अगर ये प्रोसेस शुरू होता है तो हम शायद कामयाबी हासिल कर सकें। ये बज़ाहिर ये लग रहा है, ये एक चाल भी हो सकती है, एक जाल भी हो सकता है, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है और कॉन्फिडेंट हैं। हमारी कुछ सहाफ़ियों की चंद दिन पहले मुलाकात हुई थी खान साहब से, वहाँ कुछ पीटीआई के जो अहम अरकान है पंजाब के, वो भी मौजूद थे। स्पीकर साहब से भी इत्तेफाकन मेरी मुलाकात हुई बाद में, तो उससे तो लगता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो समझते हैं कि हमें कोई ख़तरा नहीं है। बल्कि हो सकता है, ये दावा भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग जो हैं वो गैर हाजिर हो जाएं। यानी सिर्फ उसका उसका कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम एक धचका लगेगा मुस्लिम लीग नून को कि जनाब वाला, हम उनके बंद नहीं तोड़ सके, हमारे बंद टूट चुके हैं। लेकिन ये अभी उस वक्त तक हम यकीन के साथ नहीं कह सकते जब 9 तारीख को एतमाद का वोट चौधरी साहब नहीं लेते। राइट। और एतमाद का वोट अगर ले लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो अदालत में पेश होंगे तो उनका वकील कह सकेगा कि जनाब वो जो पहली एडवाइस थी गवर्नर की, वो तो वैसे ही गैर मौसर हो गई है कि एतमाद का वोट चौधरी साहब ने ले लिया है। अब दूसरी जो उनका डिसीजन था या नोटिफिकेशन था चौधरी साहब को डी नोटिफाई करने का, उसको आप जो है गैर कानूनी गैर आइनी करार दें और केस ख़त्म करें, ये फिर उनको आसानी हो जाएगी। तो पंजाब की सूरत हाल तो ये है इस वक्त। राइट। अच्छा राना एहसान साहब, आप लोगों ने जो भी मामलात पंजाब के अंदर जो भी चालें खेलने की कोशिश की, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोगों को नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLQ की अभी भी बरतरी है इन नंबर गेम्स ऑब्वियसली इन पंजाब। अभी भी क्या, जिस तरह शाह साहब भी फरमा रहे हैं कि कोशिश हो रही है, वो 2 अरकान जिनको बार बार तोड़ने की कोशिश थी, आनिया जानिया उनकी हो रही थी, कभी मुलाकातें हो रही हैं, कभी फोन पे बातें हो रही हैं, कभी किसी तरीके से किसी कंसेंसस में आने की कोशिश, कोई ऑफर की जा रही है, वो अभी भी चल रही हैं, या आप समझते हैं कि अब जो लाहौर वाला मामला है वो हाथ से निकल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस चीज़ को तो हम तस्लीम कर चुके हैं कि अगर 186 की मेजॉरिटी ये शो कर देते हैं तो फिर तो इनके हाथ में है, और फिर ये पंजाब असेंबली को जो है वो तहलील कर सकते हैं 1 दिन में, 1 घंटे में, नहीं राना या साहब, उसके लिए चंद आपको मिनटों के तस्लीम अंदर। करने की वो जरूरत नहीं है ना, वो तो कानूनी तरीका है। उससे पहले आपने बिल्कुल वो शिकस्त तस्लीम कानूनी कर ली है तरीका या है, नहीं? लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन उसके अंदर इशू यही आ जाता है ना कि बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो इस चीज के हक में नहीं है कि तहलील हो, और हमारी यही होप है कि ये नो कॉन्फिडेंस के अंदर नाकाम होंगे, और हमें लग भी कुछ इसी तरह रहा है कि ये अपनी नंबर गेम जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, ये नहीं शो कर पाएंगे 9 तारीख को। लेकिन ये हमारा क्लेम है, उनका क्लेम है कि वो कर लेंगे, उन्होंने 9 तारीख भी दे दी है। तो अब ये जो मामला है ये तो 9 को ही डिसाइड होगा। हम समझते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर का पहला बयान था कि 99% पीटीआई के मेंबरान जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं करना चाहते, वो सच्चा बयान था। ठीक। वो खुद जो है असेंबली डिसॉल्व करने के हक में नहीं है, वो सही कह रहे थे। तो उस चीज के असरात जो हैं आपको वोटिंग वाले दिन जरूर नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, मुझे एक बात बताएं, ये हम लोगों को पता है कि PTI के साथ होने में
एक बहुत बड़ा किरदार मोनस इलाही साहब का है, और इस टाइम पर मोनस इलाही साहब के फ्रंट मैन जितने भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। 3 लोग हैं, इरम अमीन मोनस इलाही की कंपनी के अंदर काम करती थी, बाकी जो 2 कैसर और इरम अमीन और अरशद इकबाल हैं उनके अकाउंट से मोनस इलाही के अकाउंट के अंदर और फैमिली के अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे, पैसे ट्रांसफर हुए। तो ऑब्वियसली मामला इस तरफ इशारा कर रहा है कि शायद आप लोग मोनस इलाही साहब का आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करके चाह रहे हैं कि वो किसी तरीके से पीटीआई से अलहदगी इख्तियार कर ले। क्या इसमें कोई सदाकत है? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर उनके कोई पेंडिंग इश्यूज थे और एफआईए के पास कोई नई इंफॉर्मेशन आई और वो अब लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं कि उनकी उस नई इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर उनकी बेल कैंसिल करें, तो ये एफआईए का हक है। अगर कोर्ट ने इस चीज को समझा कि जो एविडेंस या जो भी मामलात, जो दलील वो पेश करेगी एफआईए, वो इस काबिल हुई कि मोनस इलाही साहब की बेल कैंसिल हो सके, तो वो कैंसिल हो जाएगी, और अगर ना हो सकी तो ये वो तो रिजेक्ट हो सादगी वाला जाएगी। जवाब है ना, ये तो सादगी वाला जवाब है कि देखें जो कानून करेगा वही होगा। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है, मुझे भी पता है कि मामला तो कुछ और है ना। ये बताएं कि मामला जो कुछ और है वो वही है जो आप पीटीआई को इल्जाम दिया करते थे कि देखें यहाँ तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब एंड टाइम पे मोनस इलाही साहब के सारे मामला एफआईए को नजर आ गए। देखें, हमारे एफआईए के पास तो कोई ऐसा काला कानून नहीं है जिस तरह नैब के पास था एसेट बियॉन्ड मींस का, कि इन्वेस्टिगेटिव स्टेज के ऊपर आप बंदों को जेल में बंद कर दें। तो हमने तो उस काले बाब को जो है, या जो काला वो जो कानून था, उसको ब्रेक लगा दी, उसको तोड़ दिया। और ये मैं समझता हूं कि ये इनकी खुशकिस्मती है पीटीआई की, कि अगर वो आज काले कानून मौजूद होते तो शायद इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ही सारे अंदर हो जाते। तो एफआईए तो देखें, ये तो अदालती मामलात हैं। अगर हम कोशिश भी करें तो हमारे जो हाथ हैं वो बंधे हुए हैं अदालती मामलात से। वो काला कानून मौजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अब तक हुई है और आगे हो सकती है। राइट। अच्छा नियाज़ साहब, एक चीज जो तय हो चुकी है वो ये है कि अब खान साहब ने किसी भी तरह से किसी के साथ इत्तेहाद करके गवर्नमेंट में नहीं आना। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उनको। अर्ली इलेक्शन हो, लेट इलेक्शन हो ना हो, अगर तो 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जाना है तो ऑब्वियसली अर्ली इंतखाबात बेहतर होंगे। पॉपुलैरिटी का एक वो वेव चली हुई है खान साहब की, पता नहीं वो आगे चलती है नहीं चलती, या हो सकता है कोई जादू की झड़ी इस हुकूमत के पास भी आ जाए, वो भी मसाइल हल कर ले। ऐसी सूरत हाल में मुझे तो वो वाली बात सच होते हुए नजर आ रही है जो परवेज इलाही साहब ने कही थी कि हम मार्च तक किसी तरीके से मामला उससे पहले तहलील की तरफ नहीं लेकर जा सकते हैं, और अब भी ऐसा डिले होते हुए नजर आ रहा है। और आपके 2 अरकान भी बातचीत कर रहे हैं उधर की तरफ। 188 का नंबर आपके पास है, ऑल्दो 190 का ऑफिशियली होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली वी नो द सर्कमस्टेंसेस। क्या चल रहा है पंजाब के अंदर? क्या 9 तारीख को करने का इजलास कोई स्पेसिफिक कोई मोटिव है? अनिका, चाल और जाल जो है वो दोनों टूट चुके हैं, क्योंकि जितने भी मैं समझता हूं कि ऑनरेबल मेंबरान हैं वो इमरान खान की क़यादत में खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की आवाम का जो मूड है वो भी उनको अच्छे से मालूम है, और अब इस दौर के अंदर लोटों की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं किसी तरह किसी पार्टी से भी हो ताल्लुक हो, इस टाइम पे मैं समझता हूँ किसी को लोटा बनना मेरे ख्याल में मुनासिब भी नहीं है। साहब अभी तो लोटा बनने में कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं है ना, थोड़ी सी, क्योंकि उसी टेन्योर के लिए आप नाअहल होंगे, उससे नेक्स्ट टेन्योर के अंदर तो आप आ सकेंगे। तो अभी ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए बनना का, ये टर्न कोड बनने में कोई मसला नहीं होगा किसी को। अच्छा, दूसरा फिर भी पॉलिटिकल एक आपको उसकी कीमत अदा करनी पड़ जाती है कभी कभी। जैसे अभी राना साहब के हल्के में जो इनके अपोजिशन लीडर बनाए हुए, वो लोगों को पता ही नहीं है कि इन्होंने भी कुर्बानी अपने टिकट की पत्नी अब दी है या नहीं दी। अच्छा, नहीं दी गया, नहीं दी राना साहब के हल्के का जो टिकट, नहीं वो श्योर कर रहे हैं, नहीं दी उन्होंने, पता नहीं उन्होंने तो। अच्छा, मुझे तो एक दफा सच में 1 to 1 मैंने पूछा था आप जज तो किस कंडीशन पे जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं गया उनसे पूछा, उन्होंने कहा भतीजा मैं जो है वो कंफर्म करा लिया है बीबी से और सबसे ना, इनके मरियम से। मैंने कहा फिर भी सोच लो, कल ऐसा ना हो कि टिकट भी डूब जाए। और उसने नहीं पक्की गल है,
तो राणा साहब, अब इनको जो बनाया गया ना एडवाइजर, वो इसी काज पे बनाया गया था कि अब ये उनके कागजों में ये फारिग है या वो फारिग है। चले, अब ये आपने हाल डायरेक्टली हिट ही चार कर अल्लाह दी है को राणा साहब मालूम पे, तो हम है ब्रेक इनका। के बाद जरा उनसे पूछ ही लेते हैं कि मामला खैरियत है या नहीं है। ब्रेक पे जाने दे मुझे, उसके बाद सिक्योरिटी की बात भी करनी है। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पंजाब की सियासत की, अब जरा बढ़ेंगे मुल्क की सिक्योरिटी की। आखिरी दिन भी पिछले साल के यानी 2022 के और इस नए साल के अंदर हम लोगों को आते आते भी दहशतगर्दों ने मसले मसाइल हमारे लिए ज़रूर खड़े किए, हमारी सिक्योरिटी को चैलेंज किया, हमारी गवर्नमेंट को चैलेंज किया, रेट को चैलेंज किया गवर्नमेंट की, इन अदर वर्ड्स। और इसलिए चैलेंज किया क्योंकि अब तहरीके तालिबान जो हम लोगों को अटैक कर रही है, टीटीपी पाकिस्तान की, इस टाइम पे उनको मुनज़्ज़म होने का टाइम तो मिल गया। मुनज़्ज़म होने के साथ साथ वो बाकी बहुत सारे और एलिमेंट से अपने आप को जोड़ करके नत्थी होके मामलात पाकिस्तान के लिए और कशीदा करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। ये बहुत मुसद्दका ज़राए से इत्तलात हैं मौजूद। राणा साहब, क्या करेंगे इस बारे में आप लोग? इस टाइम पर सियासी रस्साकशी से किसी को चले, वो आप लोगों की ऑपोजिशन है इस टाइम पर, या खान साहब पीएमएल क्यों कर रही है वो समझ आती है। आपने गवर्नमेंट रन करनी है, आपकी प्रायोरिटीज इकोनॉमी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो आज नेशनल सिक्योरिटी के इजलास के अंदर डिस्कस हुई। बट सारा जोर तो उधर लग रहा है। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है कि सारा जोर सियासत पे है। जिन अदारों का और जिन मिनिस्ट्रीज का ये काम है कि वो इन चीजों को डील करें, उनका 100% राणा फोकस साहब उसी डिफेंस तरफ है। मिनिस्टर डिफेंस की देखिए, बात इससे से ज्यादा इमरान खान साहब की बात करते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। देखिए, मैं यहाँ दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो बड़ा सिंपलिस्टिक नैरेटिव अवाम को सिखाया गया और प्रोपोगेट किया गया इमरान खान साहब की तरफ से, और वो ये था कि अमेरिका जो है उसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान में ये लोग हमले करते हैं, और ये बड़ा कॉमन। लेकिन आज तो कोई अमेरिका इस खत्ते में मौजूद नहीं है, लेकिन टीटीपी जो है वो अपने जो एजेंडे के ऊपर है और वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। ये एक मिसकंसेप्शन है जो इमरान खान साहब एक सियासी फायदा उठाने के लिए वो फैलाते रहे। तो हम समझते हैं कि ये इट इज लिंक्ड विद इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। वहाँ इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है और वहाँ जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं, और वहाँ जो हमारे दुश्मन ममालिक जो हमारे साथ बड़े अरसे से हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको मौका मिल जाता है कि वो वहाँ के लोगों को प्रॉक्सी बना के यहाँ जो है वो हालात ख़राब करें। तो बिल्कुल इसके ऊपर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अभी जो है वो मिनट्स जब जारी होंगे, एलामिया जारी होगा, तो इसके ऊपर जो सारे आर्म्ड फोर्सेस हैं पाकिस्तान के और जो हुकूमत है। What's taking so long? देखिए, सिक्योरिटी पे बात हुई, इकोनॉमी पे बात हुई, दोनों मामलात कशीदा हैं। नहीं, देखिए, इसके ऊपर काम हो रहा है। अब इशू क्या है, पूरा मुल्क कोलैप्स कर गया है, वहां इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, वहां जो मुख्तलिफ छोटे छोटे फैक्शंस थे वो अब असला वो इक्विप हो चुके हैं असले के साथ वहां, और जो मिसक्रिएंट्स हैं वो अपने एजेंडे के ऊपर हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल उसके असरात फॉल आउट पाकिस्तान में हो रहा है, और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि हम इसको रोकें और इन मामलात को देखें। और ये तभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सेकंड डे कंटिन्यू की है, और इसका अलामिया जो है वो जब आएगा तो उसके ऊपर हम जरूर तबसरा कर सकते हैं कि क्या, लेकिन इट इज श्योर। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हमने तालिबान को भी बता दिया है कि उनको अपने साइड के मामलात को कंट्रोल करना होगा, वरना अगर हमें इंफॉर्मेशन हुई कि टीटीपी उनकी सरजमीन से जो है एक्टिव है, तो हम वहां डायरेक्ट हमला भी कर सकते हैं। लेकिन आज साहब, ये वाला फैसले के बारे में तो जरा बताएं कि अभी तक खान साहब, पीटीआई ये कहती आई है कि अफगानिस्तान के अंदर के मामलात के अंदर तो हमारा कोई काम नहीं होना चाहिए, हमारे तो भाईचारे वाले रिलेशनशिप होने चाहिए। बट वी नो कि जब से वो गवर्नमेंट आई उसके बाद से हालात बद से बदतर ही हुए हैं, अटैक रोज के रोज कुछ ना कुछ मसला हो ही रहा होता है। तो क्या राणा साहब वाली स्ट्रेटजी या उनकी गवर्नमेंट वाली जो स्ट्रेटजी है वो ठीक है? अनिका, आपको मालूम है कि अफगानिस्तान पिछले 40 साल से वहां पे जो जंग हो रही है, कभी रशियंस आए और अभी अमेरिकन, फिर
मतलब ये एक अरसे दराज से वो उनको शिकस्त नहीं दे सके। फिर पड़ोसी भी है, उनको बदला भी नहीं जा सकता, हमेशा पड़ोसी साथ ही रहते हैं। फिर ऐसी कौन सी प्लानिंग जो हमारी, मैं खुद भी बड़े हायर अप्स के साथ उस मीटिंग का तो नहीं बता सकता, उसमें मैंने खुद कहा था कि ये एक ऐसा रीच है जो हमारी जान छोड़ ही नहीं रहा, और हम इसको जितना छोड़ना, अब तो हम चाहते हैं ना कि कोई भी हमारी को पसंद और नापसंद की बुनियाद पे भी अब वहां पे गवर्नमेंट नहीं आई, क्योंकि अब वहां पे कई इश्यूज है। 9/11 के बाद हमारे लिए जो इश्यूज आए, जो 9/11 के अंदर जो इश्यूज आए, उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत फेस किया, उससे पहले भी हमारे यहाँ पे बहुत फेस किया, क्योंकि आज ठीक। पाकिस्तान के अंदर जो हम समझते हैं कि अफगान वार के दौरान जो क्लैशनकोफ कल्चर आया पाकिस्तान की, आज बहुत सारे शहरों में राइट। इवन जितने भी रेफ्यूजीज हैं, आपने देखा होगा उनकी जो हमारी जो इकोनॉमी है बहुत सारे सेक्टर्स के सफर अंदर की उनके पास ही है। ये जो चलेंगे, रियल स्पेशली वो ट्रक वाला जो अब दूसरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। वेरी क्विकली सर। अच्छा अब, अच्छा मैं थोड़ा सा ना, अब देखिए टीटीपी हो या तहरीक तालिबान हो या तालिबान, देखिए मैं समझता हूँ जो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक एक ही सिक्के के दो रुख हैं। अब एक बैड तालिबान, गुड तालिबान के तस्वर दिया गया, वो भी ठीक, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं हुआ। फिर देखिए जब ये मसाइल आए ना, तो इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नेग्लिजेंस है। जब हैबतुल्ला ने टीटीपी को एक्सेप्ट किया, तो उससे पहले हमें फौरी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाना चाहिए था, और जिसके अंदर तमाम खान साहब ने नहीं होना था। उसके अच्छा अंदर एक नियाज़ साहब, गॉट योर पॉइंट। इरशाद आरिफ साहब को भी मुझे ऐड करने नो दें, मुझे जरा इरशाद आरिफ साहब को भी ऐड करने दीजिएगा, मेरे पास वक्त बड़ा कम है। इरशाद आरिफ साहब, सिक्योरिटी सूरत हाल खराब होती जा रही है, नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बुला लें, कमेटी बुला लें, अल्टीमेटली फैक्ट ऑफ द मैटर इज के हम लोगों के यहाँ जैसे ही पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड होता है वैसे ही सिक्योरिटी के मामलात को एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाते हैं। इसको कैसे सीधा करेंगे ये कोरिलेशन को? देखें, ये दहशतगर्दी और जो मैशत का मामलात हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए मामलात हैं। जब हमने ये पिछले साल या इस साल के अवाइल में, मुझे अब याद नहीं है, ये जो एक नेशनल सिक्योरिटी हमारा प्लान आया था, मोहित यूसुफ ने जो पेश किया था, उसमें फौज की और तमाम इदारों की इनपुट शामिल थी। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, उसमें सिक्योरिटी को लिंक किया गया था मैशत के साथ, और कनेक्टिविटी की बात इसीलिए की गई थी कि हमसायों से ताल्लुकात अच्छे होंगे, हमारी तिजारत बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, तो उसके नतीजे में मैशत मजबूत होगी, और जब मैशत मजबूत होगी तो सिक्योरिटी खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। ये एक फलसफा दिया गया था हमें। अब सूरत हाल ये है कि हमारी मैशत की जो हालत है, उसके सबसे ज्यादा असरात आपके कबायली इलाकों पर पड़ रहे हैं, जहां एक दौर में गलबा था टीटीपी का, आपने उनको इंजमाम किया, पाकिस्तान के साथ इजहार किया, उनको हिस्सा बनाया मेन स्ट्रीम का, तो उसके बाद आपने वहाँ फंडिंग करनी थी, वहाँ एक अच्छा मेयार जिंदगी लोगों को देना था, और ये बताना था कि देखें पाकिस्तान से और केपीके से इल्हाक का ये फायदा हुआ आपको। राइट, इकोनॉमी स्टेबल होती है। इरशाद आरिफ साहब, निजाम लगाते हैं कि हमारे जो है फंड रोक दिए गए हैं, तो उससे क्या नतीजा होगा। एक बात और मैं कहूँगा, दूसरा ये है कि आप अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की जो भी नोयत आप रखना चाहते हैं, पहले तय तो करें कि आप उसको किस कैटेगरी में। इधर फॉरेन पॉलिसी की वीकनेस आ गई है। इरशाद आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। अमजद अली नियाज़ साहब, राना एहसान अफजल साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नया सिस्टम, इकोनॉमी कोई और हैंडल करेगा, पॉलिटिशियंस का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये हमारे शो से ही मामला शुरू हुआ। आज अपने ही शो के ऊपर शब्बर जैदी साहब से एक बार दोबारा एक्सप्लेनेशन लेंगे कि उन्होंने क्या कहा था 5 दिसंबर को हमारे शो में। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शब्बर जैदी साहब ने 5 दिसंबर 2022 को मेरे प्रोग्राम में एक बात की थी, जिसके बाद ये चहमगोइयां चलने लग गई कि कोई टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ रहा है। क्या कहा था, जरा पहले वो सुनिएगा। मैं जब इस्लामाबाद से दिसंबर 2019 में आया था, तो ये सोच कर आया था कि मैं कभी इस्लामाबाद में किसी सरकारी पोस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारी बारी आने वाली है। हमारी बारी आने वाली है, क्या कहना चाह रहे हैं शब्बर साहब? हमारी बारी आने वाले का मतलब ये है कि अब वो लोग आएंगे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का
रियल दर्द रखते हैं और जो अपनी लाइफ के पैटर्न से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकेंगे कि वो जो कह रहे हैं वो करते भी हैं। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं शब्बर साहब। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जो तब्दीली कल आई है पाकिस्तान में, ये तब्दीली एक रुख एक सिमत मुअय्यन करेगी, और वो सिमत ये मुअय्यन करेगी कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको एक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मैसेज दिया जाएगा कि आप अब सब कुछ छोड़ के मईशत को सही करें अगर आपके बस में है, और अगर आपके बस में नहीं है तो फिर आप मईशत को छोड़ दें, वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, फिर वो हमें संभाल लें दें। ये बात शब्बर जैदी साहब ने की, उसके बाद यही बात पिक की कुछ और चैनल्स ने, और मामला टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट तक पहुंच गया। अब शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। एक तो आपको पता है कि आपकी एक गुफ्तगू से कितना ज्यादा एक इशू क्रिएट हो गया, पूरे मुल्क के अंदर एक सवाल जवाब चल रहा है कि पता नहीं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ रही है, ये कोई और कह रहा है। लेकिन एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है शब्बर जैदी साहब, और वो ये है कि टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट या कोई और सेटअप या इकोनॉमिस्ट की गवर्नमेंट एटलीस्ट इकोनॉमी को संभालने के लिए वो कैसे कर लेगी जो एक पॉपुलिस्ट लीडर कर सकता है या एक पॉपुलर जमात कर सकती है। देखिए, पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, मैंने कभी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूं कि मेरा सेटअप आएगा तो आप बात कर रही हैं, वही आपका सवाल का जवाब है कि क्या पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट वो फैसले कर लेगी जो चाहिए। बिल्कुल इसको उल्टा करके देख लें जो आप कह रही हैं। सवाल ये है कि जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट है क्या वो फैसले करने पे तैयार है जो फैसले होने हैं। तो ये सवाल है, इसको आप गौर से समझ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा इस बात का। इंटरेस्टिंग। लेकिन शब्बर जैदी साहब, आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं काउंटर, उसको जरा फ्लिप कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पॉपुलर गवर्नमेंट ने जो करना होता तो कर देती, लेकिन जो पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट या पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कर सकी वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे कर सकेगी, या वो कैसे गारंटी होगी। शौकत अजीज साहब आए, चले गए, शोएब साहब आए, वर्ल्ड बैंक से आए थे, वर्ल्ड बैंक ही चले गए, तो कैसे टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट वो कर लेगी जो कि अभी तक कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कर सकी। जो आप बात कर रहे हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, शौकत अजीज साहब आए, ये आए, वो आए, मैं उनका जिम्मेदार नहीं हूँ बेसिकली। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज जो फैसला करना है, आपको अगर बाजार बंद कराना है या गाड़ियों पे रोशनी करनी है, पेट्रोल की, या कोई और काम कराना है, तो क्या इमरान खान साहब और पीडीएम करने को तैयार है? अगर तैयार है तो करें, कौन मना कर रहा है उनको? करें, क्यों नहीं कर रहे? किसका इंतजार कर रहे हैं? वो किसका इंतजार कर रहे हैं? अगर वो ये फैसले करने पे तैयार है, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, उन सबके पर जल रहे हैं टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का नाम सुनकर, तो वो फैसले कर ले, क्यों नहीं? किसका इंतजार कर रहे हैं डार साहब? आपको जो फैसले किस करने से कौन रोक रहा है? ठीक, अच्छा। लेकिन शब्बर जैदी साहब, जो 5 दिसंबर को आपने मेरे प्रोग्राम में बात की है, उसके बाद ऑब्वियसली ये सवाल तो पैदा होता है कि ठीक है, इकोनॉमी संभालने की तो जरूरत है। आज भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो बात हुई है उसके अंदर सिक्योरिटी की भी हुई है, इकोनॉमी की भी हुई है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि किसी भी हुकूमत के पास, चाहे वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेपरेट इकोनॉमिक सेटअप हो, या फिर वो ये वाली हुकूमत हो, कौन सी जादू की छड़ी होगी जो पाकिस्तान के 75 साल की इकोनॉमी के मामलात को सही कर सकेगी? कोई नहीं कह रहा सही कर देगी, कोई थोड़ी कह रहा है सही कर देगी, मगर अगर वो इंटेंसिटी 100 पर है तो कम होकर 95 पे आ सकती है। ये तो कोई नहीं कह रहा कि सही कर देगी, मगर आप तो उसको एग्रेवेट कर रहे हैं ना, कम तो नहीं कर रहे ना। आपके एक्शन जो हैं आज की गवर्नमेंट के, वो तो उस पोजीशन को एग्रेवेट कर रहे हैं ना, कम से कम उसकी ड्यूरेशन को तो रोकेगी ना। ये तो कोई नहीं कह रहा कि आज जादू की छड़ी होगी और कोई बंदा आएगा और वो सब कुछ सही कर देगा। यही तो आप लोगों का प्रॉब्लम है कि आप जब आपसे बात की जाए तो बैलेंस पे नहीं रहते कि भाई किसने कहा है कि वो जादू की छड़ी लेकर आएंगे। और कभी भी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जादू की छड़ी लेकर नहीं आए, वो हमेशा उस वक्त आते हैं जब आप उसको तबाही पहुंचा चुके होते हैं। अच्छा शब्बर साहब, ये बताएं, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट जादू की छड़ी लेकर आएगी या नहीं लेकर आएगी, वो तो ऑब्वियसली एक आके ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन ये बताएं कि इस सेटअप में, ये जो सेटअप की आप बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो आपने मेरे शो में भी कहा था कि मुझे लग रहा है हम वापस आएंगे, इसके अंदर किस किस शख्सियात के होने की प्रोबेबिलिटी है? क्या आपका नाम भी उन लोगों में से जो इस सेटअप में होंगे? मैं नहीं हो गया, मैं पहले तो मैं नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी ऑर्डिनरी आदमी को भी बिठा देंगे, कोई जरूरी नहीं है कोई रॉकेट साइंस हो, उसने एक सिंपल गाइडलाइन पे काम करना है जो कि सबको पता है। कोई इस पे ये नहीं चाहिए कि मुझे कोई आइंस्टाइन चाहिए, मुझे कोई भी हो सकता है। ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, बात समझने की कोशिश करें, डार साहब के हाथ बंधे हुए हैं,
उनको नवाज शरीफ से पूछना पड़ता है कि भाई मैं करूंगा तो मेरी पॉलिटिकल पोजीशन क्या होगी। वो जो बंदा आएगा बैठेगा उसको नहीं पूछना पड़ेगा ना, सिर्फ इतना फर्क है बस, कोई और फर्क नहीं है, बस इतना फर्क। लेकिन शबर साहब ऑब्वियसली आपको ये खबर पता है तो कुछ नाम भी पता होंगे, ले मैन तो नहीं रखेंगे ना, जो भी रखेंगे कौन ऐसे लोग होंगे जिनको बिठाया जाएगा, ये कौन से आपको लगता है लोग उन एफर्ट से जो करनी पड़ेंगी उससे अलाइंड होंगे? मैं बता देता हूँ, देखिए वो आदमी वो होगा जिसके ऊपर आईएमएफ का कॉन्फिडेंस होगा, जिसकी बात की क्रेडिबिलिटी आईएमएफ के पास होगी, चाहे वो वहां अमेरिका से आ जाए या पाकिस्तान से आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी आदमी जो कि आईएमएफ के साथ प्रॉपर्ली डील करने को तैयार होगा वो आ जाएगा। इमरान खान साहब ने कल कह दिया ना कि हमारे प्रोग्राम में रहना पड़ेगा, हमें जाना है, तो फिर आप वही आदमी आना चाहिए ना केयर टेकर में जो कि आईएमएफ से डील कर सके। इसमें तो अब कोई ज्यादा दो बातें रह नहीं गई है ना, उन्होंने यही कहा है ना कि आईएमएफ वाला हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में जाना है और उसके बाद मुश्किल हालात, ये सारी बातें तो इमरान खान ने आज कल कर दी है ना। अब जो भी आदमी आप समझती है सबसे बेहतर डील कर सकता है उसको सिलेक्ट कर लें। चलें, खान साहब की तरफ आपका इशारा तो चला गया, ये बताएं नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? आईएमएफ की शराइत का क्या करेंगे? आप कह रहे हैं सारी शराइत माननी पड़ेंगी, व्हाट्स नेक्स्ट? असेंबलियां डिसॉल्व करें और सारे असेंबलियां साथ डिसॉल्व करें, मार्च में केयर टेकर लाएं, 4 महीने में उनसे अपनी रिस्पेक्ट कराएं और जो इलेक्शन में जो आ जाए उसको दे दे, खत्म किस्सा। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, लेकिन शबर साहब ऑब्वियसली ये वाली बात मुझे थोड़ी सी उससे अलाइन लग रही है जो कि परवेज इलाही साहब ने कहा था कि हम मार्च तक असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे। हैविंग सेड दैट, अवाम के ऊपर तो इसका बड़ा बुरा इंपैक्ट होगा। कोई आईएमएफ की अंधाधुंध बात सुनने लग जाए, आईएमएफ की तमाम शराइत मानने लग जाए तो अवाम क्या करेगी? अवाम की जिंदगी का क्या बनेगा? देखो यार, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आएंगी ना। अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे तो अगर खुदा ना खास्ता हालात अजीब खराब होते तो आवाम पे ही आएगा ना। फर्क क्या पड़ता है? बेहतर नहीं है कि जो लोग इलेक्शन, जब अगला प्रोग्राम आए आईएमएफ का जो कि जुलाई के बाद आएगा, उसको नई गवर्नमेंट करे। राइट। अगर आपने इसको अगला ये प्रोग्राम आईएमएफ का जून में खत्म हो रहा है, तो अगर आपने ये प्रोसेस को मार्च में करके कंप्लीट नहीं किया जुलाई तक, तो अगला प्रोग्राम फिर कैसे होगा मुझे बताइए ना। ठीक हो गया शबर ज़ैद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। वक्त खत्म हो गया है और भी बहुत सारे सवाल थे आपके सामने रखते थे, लेकिन एक बात तो तय है कि पाकिस्तान की मईशत जिसके बारे में संजीदगी से इस वक्त तशवीश पाई जा रही है आला सतह के ऊपर, वो इस बात की तरफ ध्यान तो दे रही है, लेकिन जो शबर साहब ने ये भी कहा है कि वो इस टेक्नोक्रेटिक सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन कहीं इशारा भी कर दिया, वो ज़रा इशारा इस प्रोग्राम के अंदर आप ढूंढने की कोशिश करें। आने वाले दिनों के अंदर मैं उस स्टोरी को अनफोल्ड भी करूंगी कि एक्चुअली अंदर खाने क्या चल रहा है, लेकिन तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अनीका निसार साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।